कल रात जैसे ही अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से बेल मिलने की खबर आई, उनके समर्थक ढोल नगाड़े बजाने लग गए थे, पटाखे फोड़ने लग गए थे। इन लोगों ने न जाने क्या क्या सोच लिया था कि केजरीवाल बाहर आएंगे तो ऐसा होगा, वैसा हो जाएगा, राजनीति में धमाका हो जाएगा, दुनिया हिल जाएगी टाइप का माहौल बना दिया लोग। देखिए ना, ढोल नगाड़ा वगैरह सब बज गया था कल। लेकिन आज इन सभी के साथ वैसा ही हो गया जिसके बारे में कई बार सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं मोए मोए हो जाना। तो लोग सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं कि केजरीवाल के साथ मोए मोए हो गया। कल लोअर कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दी, आज हाई कोर्ट ने केजरीवाल की बेल के ऑर्डर पर ही स्टे लगा दिया। मतलब यह कि जो केजरीवाल जेल से बाहर छूटने की तैयारी करके बैठे थे, खबर पहुंची होगी तो बैग वैग पैक किए होंगे कि चलो अब निकला जाए वाला हिसाब है, वो आज जेल से छूट ही नहीं पाए। और ना ही अभी 2-3 दिन केजरीवाल जेल से छूट पाएंगे, क्योंकि आज ईडी केजरीवाल को लोअर कोर्ट से मिली बेल के खिलाफ दौड़ी दौड़ी हाईकोर्ट पहुंच गई, जहां पर आज ही सुनवाई भी हो गई। और हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इसी बीच ईडी ने हाईकोर्ट के सामने ऐसी ऐसी दलीलें रख दी कि फिलहाल रिहाई तो छोड़ो, केजरीवाल की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं ऐसा लग रहा है। 45 करोड़ रुपए की हेराफेरी के सबूत और भी बहुत सारी दलीलें जिनसे केजरीवाल की बेल का मामला हाईकोर्ट में जाकर फंस चुका है। इसकी एक एक डिटेल आज आपको बताऊंगा। लेकिन इन सारे ड्रामेटिक इवेंट्स के बीच असली कांड तो केजरीवाल के समर्थकों के साथ हुआ, क्योंकि ये सब तो आज केजरीवाल की रिहाई को माने बैठे थे कि केजरीवाल बाहर आएंगे, वेलकम करना है सर का। पार्टी मूड में थे, कोई सत्यमेव जयते लिख रहा था, कोई केजरीवाल को बब्बर शेर बता रहा था। कल अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जश्न मनाया जा रहा था, ढोल वालों को बुलाकर खुशियां मनाई गई थी। लेकिन आज जब जमानत नहीं हो पाई और जमानत पर स्टे लग गया तो सन्नाटा फंस रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने केजरीवाल की जमानत के विरोध में जो दलीलें रखी और केजरीवाल की तरफ से जो दलीलें रखी गई, दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जमानत देने के फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि वो केजरीवाल को बेल के खिलाफ दाखिल ईडी की याचिका पर 2 से 3 दिन में आदेश पारित करेगा। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान वो सारे रिकॉर्ड देखेगा और तब तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगी रहेगी। हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यानी जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर नहीं आने वाले बॉस। यानी अगले 2-3 दिन तो वो और तिहाड़ में है, और उसके बाद क्या होगा ये सब कुछ दिल्ली हाईकोर्ट के आने वाले आदेश पर निर्भर करेगा। एक बार सुनिए हाईकोर्ट के फैसले पर ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि वो कौन सी दलीलें हैं जिनसे केजरीवाल की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं, और आज कैसे कोर्ट में भाई साहब ऐसी बहस हुई है, घमासान हुआ है, सब बताऊंगा। पहले सुनिए एएसजी को। आज जो है केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टे कर दिया। हमारी स्टे एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया है और फाइनल ऑर्डर 2-4 दिन में आएगा, और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी। उसमें नोटिस इश्यू हुआ है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया तो सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसी बात से आम आदमी भड़क गई। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ईडी ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे अरविंद केजरीवाल कोई मोस्ट वांटेड आतंकी हैं। ओ बॉस, तो खाली मोस्ट वांटेड आतंकी होगा वही जेल जाएगा, बाकी को हाँ ठीक है तुम भी ले लो जमानत, तुम भी ले लो जमानत वाला हिसाब चलेगा। और केजरीवाल जब राजनीति में आए थे और सबको भ्रष्ट बताते थे, वो लोग मोस्ट वांटेड आतंकी थे क्या? तब तो केजरीवाल खुद कहते थे सबको डालो उठा के जेल में। आज खुद जेल गए तो सुनीता केजरीवाल कह रही है कि मैं अरविंद जी कोई आतंकी हैं क्या? सुनिए एक बार सुनीता केजरीवाल को, फिर बताऊंगा कि कल केजरीवाल के बेल मिलने के फैसले को कैसे आम आदमी पार्टी ट्रायल कोर्ट की क्लीन चिट बताने लगी थी और आज कैसे ये पलट गए। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली, अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। सुनीता केजरीवाल को शायद ऐसा लगता है कि भाई निचली अदालत से बेल मिल जाए तो फिर किसी को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाहिए। अच्छा, जब नहीं मिलती है तो आप नहीं जाते हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट?
क्या ये साहब है, कुछ भी ये लोग बोलते हैं भाई। कल ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी, आज हाई कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनकर जमानत पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। अब इस पूरी कानूनी लड़ाई में आम आदमी पार्टी बीजेपी को घसीट कर ले आई। बिना बीजेपी के तो उनका काम नहीं चलता। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद ईडी को सदमा लग गया, पूरी बीजेपी में हड़कंप मच गया कि ये क्या हो गया। फिर बीजेपी ने ईडी को कहा कि सुनो, हाईकोर्ट जाकर सुबह ही लाइन में लग जाओ। संजय सिंह ने भड़कते हुए कहा कि बीजेपी बुद्धिहीन हो गई, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश भी अपलोड नहीं हुआ, कॉपी नहीं मिली और ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई। अरे भाई, कॉपी नहीं मिली ऑर्डर की, लेकिन ये तो पता था ना कि जमानत मिल गई, तो वो जमानत का विरोध करने गई हाईकोर्ट। केजरीवाल बाहर आ जाते, फिर उनको बोलते कि नहीं नहीं सुनिए, अंदर जाइए, अभी हम जा रहे हैं हाईकोर्ट। आम आदमी पार्टी इसलिए भी भड़की हुई है क्योंकि कल ही उसने तो माहौल बना दिया था कि भाई केजरीवाल कोर्ट से जमानत मिली नहीं कि मतलब अब तो उनको क्लीन चिट मिल गई। लेकिन अब चूंकि रुक गई तो अब वो क्लीन चिट का क्या, सुनिए संजय सिंह को एक बार फिर आपको बताता हूं कि वो कौन सी दलीलें हैं जिसके दम पर ईडी ने केजरीवाल को बाहर आने से रोक दिया। नरेंद्र मोदी के इशारे पर कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को कूड़ेदान में डालकर ईडी वाले बगैर ऑर्डर के हाई कोर्ट में निचली अदालत का आदेश चुनौती देने के लिए पहुंच गए। निचली अदालत का ट्रायल कोर्ट का फैसला है, वो अपने आप में ये बयान करता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से निर्दोष है और ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है, बेबुनियाद है, सबूत और तथ्य के परे है, उसका कोई लेना देना सच्चाई से नहीं। कई बार लोगों को यह भी लगता है ये लोग खुद को ही क्लीन चिट देने में इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं, इससे लोगों को शक होने लगता है। भाई मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली, सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रही, ऊपर से ऊपर की अदालत में नहीं मिल रही, इसका मतलब वो लोग दोषी हैं इनके लॉजिक के हिसाब से। और केजरीवाल को अभी मान लीजिए हाईकोर्ट ने बेल नहीं दी, तो फिर उसके बाद आप क्या कहिएगा कि इसका मतलब लोअर कोर्ट के हिसाब से वो निर्दोष थे लेकिन हाईकोर्ट के हिसाब से दोषी हो गए। कल से ही आम आदमी पार्टी ने यह माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि ईडी की तो पोल खुल गई, ईडी की जांच तो झूठी साबित हो गई, केजरीवाल तो बहुत सच्चे, उन्हें तो फंसाया गया है, ये सब लोअर कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर कह रहे थे। इसलिए ईडी भी आज तुरंत हाईकोर्ट गई क्योंकि सीधा सवाल ईडी की साख पर उठ रहा था। ईडी वैसे ही विपक्ष के इशारे पर रहती है, निशाने पर रहती है, इसलिए आज जैसे ही कोर्ट ओपन हुआ ईडी तुरंत हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट की सुनवाई में ईडी ने लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए बड़ी बातें कही। ईडी ने कहा कि इससे ज्यादा गलत आदेश कोई और हो ही नहीं सकता। ईडी के वकील जो हैं एएसजी राजू, उन्होंने कोर्ट में कहा बॉस कि लोअर कोर्ट ने जो आदेश दिया है जमानत का, इससे गलत आदेश हो ही नहीं सकता और जमानत को रद्द करने का इससे बेहतर कोई केस नहीं हो सकता। ईडी की तरफ से कहा गया कि जमानत दी जा सकती थी लेकिन इस तरह से नहीं। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर बेहद सख्त लहजे में यह दलीलें रखी और ईडी ने हाईकोर्ट को इसकी वजह भी बताई। ईडी ने इतने सख्त लहजे में ये बातें इसलिए कही क्योंकि ईडी को आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति में टारगेट कर रही थी और कह रही थी कि ईडी तो केजरीवाल से पर्सनल दुश्मनी निकाल रही। इसलिए ईडी केजरीवाल को लोअर कोर्ट से मिली बेल को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट तक गई। लेकिन ईडी का अपना पक्ष है। ईडी ने लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती अगर दी तो हवा में नहीं दी, ना ही केजरीवाल से पर्सनल दुश्मनी निकालने के चक्कर में ईडी ने ऐसा किया। ईडी के पास अपने ठोस तर्क हैं। भाई वो कह रही है कि ये आदमी इन्वॉल्व है, मनीष सिसोदिया के साथ ये भी जो है मुख्य किरदार हैं इसके, और वही ईडी कहती है कि मनीष सिसोदिया को बेल ना मिले और केजरीवाल को मिले तो कहे जाने दीजिए कोई बात नहीं। ऐसे कैसे चलेगा भाई, वो तो जाएगी हाईकोर्ट। ईडी ने हाईकोर्ट को बताया कि वो क्यों लोअर कोर्ट के आदेश को गलत बता रहे हैं। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने बताया हाईकोर्ट को कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दलीलें रखने का पूरा मौका ही नहीं दिया। वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं निचली अदालत पर कि बॉस हमको पूरा ही सुना ही नहीं, उन्होंने जमानत याचिका का विरोध करने का भी पूरा मौका नहीं दिया गया। ईडी की तरफ से पेश दलीलों को छोटा कर दिया गया, पूरा टाइम नहीं मिला। ये ईडी के वकील हाईकोर्ट में खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमसे कहा गया कि आप जल्दी जल्दी बताइए, मुझे आदेश पास करना है। लोअर कोर्ट में ईडी की तरफ से बताया गया कि ट्रायल कोर्ट में जज ने कहा कि उन्हें जजमेंट देना है, इसलिए शॉर्ट में, छोटे में अपनी बात रखिए। ईडी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सुना नहीं, उनके रिप्लाई पर ध्यान नहीं दिया और जो दस्तावेज दिए उन्हें बहुत बड़ा बताकर कह दिया कि वो इसे नहीं देखेंगी। फिर जज अपने जजमेंट में कहती है कि ईडी सबूत दिखाने में नाकामयाब रही। ये कैसा जजमेंट हुआ बॉस? ईडी कह रही है कि हम इस पे हैरान है, जब आपने हमारा पूरा डॉक्यूमेंट ही नहीं पढ़ा आप कैसे कह रहे हैं कि हमने सबूत नहीं दिया है। दोनों तरफ के डॉक्यूमेंट देखे बिना
बिना समय हमें दिए बिना ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो ऑर्डर लॉ के हिसाब से पास करे, बिना डॉक्यूमेंट देखे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं? याचिकाकर्ता ने कह दिया तो उसे मान लिया जाएगा। ये ईडी के वकील कोर्ट में, हाई कोर्ट में खड़े होकर बोले हैं। ईडी की तरफ से कहा गया कि वो खामोश नहीं है, बल्कि ये ऑर्डर खुद खामोश है। और ये तब हो रहा है जब ईडी लगातार जोर शोर से ये मुद्दा उठा रही है। ईडी की तरफ से बताया गया कि बेल इसी तर्क पर कैंसिल होता है जब जरूरी तथ्यों पर ध्यान न देकर गैर जरूरी तथ्यों पर ध्यान दे दिया जाए, और इस केस में ऐसा ही हुआ है। बेल कैंसिल होनी चाहिए। केस में सबूतों की बात करते हुए ईडी ने यह भी बताया कि क्यों वो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को एक तरफा और गलत बता रहे हैं। ईडी की तरफ से कहा गया कि केजरीवाल के खिलाफ सीधे सबूत है बॉस। एक आरोपी सीएम केजरीवाल से मिला था और अरविंद केजरीवाल ने उससे 100 करोड़ रिश्वत मांगी। ईडी कह रही है कि उस आरोपी का लिखित बयान उनके पास है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट के जज ने कह दिया कि कोई डायरेक्ट सबूत केजरीवाल के खिलाफ है ही नहीं। पीएमएलए के केस में बेल मिलने के लिए यह जरूरी है कि आरोपी के पक्ष में यह प्रमाण हो कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस केस में केजरीवाल के खिलाफ सीधे सीधे सबूत हैं, इसलिए उन्हें बेल मिल ही नहीं सकती। ईडी ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने 45 करोड़ की रिश्वत को ट्रेस कर लिया है और यह पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ। एंड टू एंड, यानी यहां से शुरू होकर यहां तक गया, यह मनी ट्रेल भी ईडी ने पता कर लिया, यह वो दावा कर रही है। और इसीलिए वो कह रही है, ईडी के वकील बार बार खड़े होकर कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है जमानत का, इससे बुरा फैसला हो ही नहीं सकता। ईडी के वकील कह रहे हैं कि भाई हमको सुना नहीं गया, हमारे सबूत नहीं देखे गए, पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे गए, कह के कि बहुत मोटा है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट है। तो आप कैसे ऐसा फैसला सुना दिए भाई? केजरीवाल के वकील की तरफ से भी आज हाईकोर्ट में पक्ष रखा गया। अच्छा, एक बात और कही ईडी के वकील ने, उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो गलत नहीं है, तो लोअर कोर्ट कैसे कह सकता है भाई कि ये जो है पूरा मामला गलत है? भाई हाईकोर्ट का फैसला तो लोअर कोर्ट से ऊपर हुआ ना। तो यह भी सवाल उठाया ईडी के वकील ने। खैर, केजरीवाल के वकील की तरफ से आज हाईकोर्ट में पक्ष रखा गया। अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने दलीलें रखी। केजरीवाल के पक्ष में कहा गया कि ईडी खुद को बहुत पवित्र मानती है और यह सोचती है कि कोई भी उसके आंख के सामने बेल नहीं ले सकता। ईडी पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है, उनके हर तर्क में पूरी तरह पक्षपात दिखता है। ईडी व्यक्ति की स्वतंत्रता को मानती नहीं है। अब इसमें एक बड़ा प्रश्न तो यह है कि अगर ईडी ये मानती कि कोई बेल ले ही नहीं सकता, तो बॉस संजय सिंह को कैसे बेल मिल गई? संजय सिंह के लिए इसी ईडी ने कहा ना कोर्ट में खड़े होकर कि दे दीजिए बेल, हमको कोई दिक्कत नहीं है। खैर, यह भी दलील दी गई केजरीवाल के वकील की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल कोई आतंकी नहीं है, कि वो अगर बाहर आ जाएंगे तो समाज को खतरा हो जाएगा, अगर मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ जाएंगे तो उसे क्या हो जाएगा। तो इससे तो पब्लिक ये भी सवाल पूछेगी बॉस कि क्या देश के जितने भी जेल हैं उसमें खाली आतंकी भरे बैठे हैं क्या? जो आतंकी है वही जेल में रहेगा, बाकी कोई भी बाहर आ जाए उससे खतरा नहीं है तो उसको बाहर घूमने दिया जाए। केजरीवाल से जुड़ा हुआ डायरेक्ट सबूत कहां है, यह भी केजरीवाल के वकील ने पूछा। सब कुछ तो सिर्फ बयान है और सभी मटेरियल की जांच के बाद सिर्फ यही मिला है। केजरीवाल को एक भी पैसा नहीं मिला। निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 पर सही विचार किया है। ईडी ट्रायल कोर्ट के जजमेंट लिखने पर सवाल उठा रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से जजमेंट लिखता है। ट्रायल कोर्ट ने खुद कहा कि केजरीवाल 2022 से इस केस में शामिल नहीं है और इस मामले में 4 लोगों के बयान है और उनमें से एक ने भी एक भी शब्द केजरीवाल के बारे में नहीं कहा है। यानी ईडी के वकील के अपने तर्क हैं कि निचली अदालत ने फैसला सही नहीं सुनाया, उसमें कमियां दिख रही हैं उसको, और सही तरीके से न बातें सुनी, न देखी, न सबूत देखे। ये ईडी के वकील का आरोप है। केजरीवाल के वकील का अपना तर्क है कि बॉस एकदम केजरीवाल पाक साफ है, उनको तो 1 सेकंड नहीं रहना चाहिए जेल के अंदर। अब हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाएगा ये तो अगले 2-3 दिन में पता चलेगा। लेकिन आप देखिए कि कल से कैसे आम आदमी पार्टी का वक्त और जज्बात बदल गए। वो आपने सुना ना, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। कल तक ये लोग कोर्ट के फैसले पर सत्यमेव जयते कह रहे थे क्योंकि केजरीवाल को बेल मिल गई थी। लेकिन आज जैसे ही हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई, अच्छा वो भी अभी के लिए रोक है, ऐसा नहीं कि बेल नहीं, कि वो आदेश कैंसिल हो गया है, लेकिन जैसे ही केजरीवाल का जेल से छूटना टला, कैंसिल नहीं हुआ अभी तो 3-4 दिन बाद पता चलेगा कैंसिल हुआ कि नहीं, अभी तो टला, उतने में ये लोग न्यायपालिका को घेरने लग गए, सवाल उठाने लगे। एक बार सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कह दिया। माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है
उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया। इस बेल के ऑर्डर के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के साथ साजिश करने वाले तमाम लोगों के चेहरे पर काली फूटी है। ये सच्चाई की जीत है। हम डे 1 से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं सर झुका के। और आप देखिएगा आज अरविंद जी बाहर आ रहे हैं। इस फर्जी आरोप में जितने भी नेता आम आदमी पार्टी गिरफ्तार हैं सब लोग बाहर आएंगे। सत्यमेव जयते। आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा केस डिमोलिश हो गया था, पूरा का पूरा केस खत्म हो गया था। इसीलिए पैनिक में, उतावलेपन में, बौखलाहट में सुबह सुबह ईडी और केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील कोर्ट में गए। और मैं हैरान हूं कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था तभी हाई कोर्ट ने कैसे कह दिया कि उनकी जो जमानत है उसके ऊपर रोक लगा दी जाए। ये कभी सुनने वाली बात नहीं है, ये कभी सुना नहीं गया, कभी इस तरीके का कोई मामला सामने आया नहीं कि बिना ऑर्डर आए एक कोर्ट ने ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया। मैं सुना आपने, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का फंडा एकदम क्लियर है। कोर्ट से राहत मिले, भैया जुडिशरी की जय जयकार करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राहत ना मिले तो जुडिशरी पे सवाल खड़े कर दो। कोर्ट से जमानत मिले तो उसे क्लीन चिट बता दो, जमानत ना मिले तो बीजेपी की साजिश बता दो। कितना सिंपल तो है। लोग बेकार ही पॉलिटिक्स में नहीं आते। देखिए कितना सिंपल इन्होंने रखा हुआ है। पर्ची निकालना है, कोर्ट का फैसला अपने पक्ष में, सत्यमेव जयते बोलना है। फिर पर्ची निकालनी है, अरे हमारे खिलाफ चला गया, कोर्ट ने क्या कर दिया। ये तो इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी के इस डबल स्टैंडर्ड पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं सुनिए, फिर आपको आम आदमी पार्टी का एक और डबल स्टैंडर्ड दिखाऊंगा। ये पूरा मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ है, जिस कोर्ट को भी आम आदमी पार्टी गाली देती है। पीछे जब इन लोगों को बेल नहीं मिला, इनके प्रूफ इतने चिल्ला चिल्ला कर इनके गुनाहगार होने की गवाही दे रहे हैं, तो कोर्ट ने बेल नहीं दिया। लेकिन बीच में किसी को बेल दिया भी, संजय सिंह को जी। तो हम तो कोर्ट को नहीं दोषी ठहराते। क्या बेल किसी गुनाह से बरी होने का कारण है? आप तो सुने होंगे कई बार लालू यादव जी को भी किसी मामले में, जब चारा घोटाले मामले में बेल मिला था, लेकिन उनको सजा नहीं हुई। क्या ये कैसे मूर्ख लोग आ गए हैं? शर्म नहीं आती इन लोगों को? निकम्मे लोग जो कोई बेल पे ही खुश होने लगते हैं। ये तो क्लियर है कि अभी 2-3 दिन अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में ही रहने वाले हैं। अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ भी गए तो उनके सामने कई दिक्कतें हैं, जिसमें एक पार्टी के लिए नया दफ्तर तय करना भी है। अभी दिल्ली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। यह दिल्ली का पॉश इलाका है, सेंट्रल दिल्ली का लोकेशन है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को यह दफ्तर छोड़ना है, जगह खाली करनी होगी, क्योंकि यहां कोर्ट परिसर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक जगह खाली करने के लिए कह दिया है। इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था कि कोई राजनीतिक दल जमीन पर कैसे कब्जा कर सकता है। आम आदमी पार्टी का नया दफ्तर कहां होगा यह भी अभी तक क्लियर नहीं है। यानी नए दफ्तर का ठिकाना नहीं है और पुराना छोड़ना होगा, यानी पार्टी कहां से चलेगी यह भी तय नहीं। सोमवार, मंगलवार, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है। अगर हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहरा देती है तो अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो जाएंगे। अगर फैसला अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ आता है तो उनकी मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ सकता है। लेकिन उसके पहले दिल्ली में बहुत कुछ और चल रहा है। पाठशाला में अब अगली क्लास, दिल्ली में जल संकट, आतिशी के आमरण अनशन पर पब्लिक क्या बोल रही है। कल तक पार्टनर रही कांग्रेस ही आज केजरीवाल को कैसे एक्सपोज करने लगी और क्यों एक्सपोज करने लगी, अब जरा यह भी देखिए। अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर आ भी जाते हैं तो उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हो जाती। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उनके सामने ऐसी बड़ी मुसीबतें होती हैं कि वो सोचेंगे कि इससे अच्छा तो जेल के अंदर ही रहते, क्योंकि दिल्ली इस समय ऐसे जल संकट में से जूझ रही है कि केजरीवाल के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और कुछ करने की जगह पर वो अनशन पर बैठ गए। अगर अनशन करने से ही दिल्ली का जल संकट दूर हो जाता तो इन्हें पहले ही अनशन पर बैठ जाना चाहिए था।
लेकिन जब दिल्ली का जल संकट संभाले नहीं संभल रहा, पब्लिक सवाल पूछने लग गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो अनशन वाली पॉलिटिक्स फिर शुरू हो गई। वही पुराना टेप जो है, कभी कभी आप देखते रहे पुराने जमाने, आजकल के लोग नहीं जानते होंगे, पहले कैसेट आता था, उसका रील फंस जाता था, तो ऐसे पेन डाल के ऐसे ऐसे घुमाइए तो रील सुलझता था। तो इनको लग रहा है कि हम वही पुराने पॉलिटिक्स पे चले जाएंगे तो हमारी पॉलिटिक्स का जो रील फंस गया है वो सुलझ जाएगा। ऐसा होता है। अब सीडी का जमाना आ गया, और अब सीडी के अब तो लोग पॉडकास्ट और क्या क्या सुन रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब दिल्ली में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आज हालत यह है कि लोग एक बाल्टी पानी के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है उनको। लेकिन दिल्ली वालों के संकट के लिए दूसरों को जिम्मेदार बताने का खेल चल रहा है। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है। कभी कहा जा रहा है कि हरियाणा ने दिल्ली का पानी रोक दिया, कभी कहा जा रहा है कि चिट्ठी लिखने के बाद भी प्रधानमंत्री मदद नहीं कर रहे, और अब दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली को पानी नहीं मिलने तक अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया। किस तरह से अनशन वाली पॉलिटिक्स चल रही है, एक बार जरा उसकी तस्वीर देखिए। अनशन पर बैठने से पहले आतिशी सबसे पहले सीएम केजरीवाल के घर पहुंचे। सीएम हाउस से आतिशी, सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह गाड़ी में बैठकर राजघाट गए, मतलब राजघाट के लिए निकले। इसके बाद राजघाट पहुंचकर सभी लोगों ने महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर फूल चढ़ाए। इसके बाद आतिशी दक्षिणी दिल्ली के भोगल इलाके में अनशन पर बैठ गई। अनशन शुरू करने से पहले आतिशी ने मंच पर रखी महात्मा गांधी की तस्वीर को फूल चढ़ाए। मंच पर उनका साथ देने के लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पहुंचे हुए थे। आतिशी ने एक बार फिर हरियाणा सरकार पर दिल्ली का पानी रोकने का आरोप लगा दिया। दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलने तक अनशन जारी रखने का ऐलान किया। एक बार आतिशी को सुनिए, फिर बताऊंगा कि अनशन शुरू करने से पहले आम आदमी पार्टी ने कैसे पीएम मोदी को घेरने के लिए नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, और दिल्ली की पब्लिक इस पानी सत्याग्रह पर क्या बोल रही है, पानी पी पी कर क्या बोल रही है, वो भी दिखाऊंगा। अब मैं स्थिति में हूं कि जो दिल्ली वालों का रोज रोज का कष्ट है, जो दिल्ली की महिलाओं का दर्द है, जो दिल्ली के बच्चों की परेशानी है, अब ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। और आज से गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के बाद मैं यहां पर भोगल जंगपुरा में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हूं। मैं आज से कोई भी अन्न नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊंगी, और जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों की प्यास नहीं बुझती, जब तक दिल्ली वालों को न्याय नहीं मिलता, ये अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। अब यह भी बड़े कमाल की बात है। आप सोचिए कि पानी दिल्ली में नहीं है, पानी का संकट है, इसको दूर करने के लिए आतिशी जी अनशन पर पानी पीकर ही बैठेंगी। कह रही है मैं सिर्फ पानी ही पीऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी। अरे मैडम, पानी का ही तो दिक्कत है, और आप कह रही हैं मैं पानी ही पीऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी। खैर, केजरीवाल सरकार कोई काम करे और उसमें नया ड्रामा न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। केजरीवाल सरकार के निशाने पर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं। हर बात पर उन्हें तानाशाह ठहराने की कोशिश होती है। आज आतिशी के जल सत्याग्रह से पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का प्रयास हुआ। आरोप लगा दिया गया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को राजघाट जाने से रोका जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया कि बीजेपी की केंद्र सरकार की तानाशाही देखिए, आज बापू से आशीर्वाद लेने के लिए राजघाट पर जाने से भी रोका जा रहा है। हालांकि बाद में पता चला कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के दौरे की वजह से राजघाट के आसपास सुरक्षा कड़ी की गई थी। विदेशी मेहमान के लिए तय प्रोटोकॉल की वजह से इंतजाम किए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसके बहाने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। बाद में तो गई ही, तो 15 मिनट 1 घंटे की तानाशाही थी, उसके बाद तानाशाही खत्म हो गई। कल जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर की, तो उन्हें भी उम्मीद होगी कि आज शाम तक वो जेल से रिहा हो जाएंगे। जेल से बाहर आकर जल सत्याग्रह के लिए आतिशी का हौसला बढ़ाएंगे। लेकिन जब जेल से बाहर ही नहीं आ पाए, तो केजरीवाल ने जेल से ही आतिशी के लिए संदेश भेजा, जिसे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने आतिशी के अनशन वाले मंच से पढ़ दिया। इसमें केजरीवाल जी ने जेल में टीवी पर दिल्ली में पानी के संकट की खबरें देखने पर तकलीफ होने की बात कही, और हरियाणा पर दिल्ली का पानी कम करने का आरोप लगा दिया। आप भी जेल से भेजे केजरीवाल जी के संदेश को सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि बीजेपी ने अनशन पर बैठी आतिशी को क्या नसीहत दी। केजरीवाल जी का जेल में मैं जब टीवी पे देखता हूं
कि किस तरह से पानी की कमी से दिल्ली वालों को बेहद तकलीफ हो रही है, तो यहां मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आतिशी जी की तपस्या सफल होगी और दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। मेरी ओर से आतिशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु उनकी रक्षा करे। पूरे चुनावी सीजन में केजरीवाल जी प्रचार करते रहे, तब भी दिल्ली में धीरे धीरे पानी का संकट शुरू हो चुका था। उसी वक्त आतिशी जी को कह देते कि तुम बैठ जाओ, मैं इधर प्रचार कर रहा हूं, तुम अनशन शुरू करो। तब कुछ नहीं हुआ। अब जाकर इतने दिन बाद जब छीछा लेदर हो गई, पब्लिक करे क्या ही सरकार है, तब ये लोग बैठे हैं अनशन पे। बीजेपी अलग आरोप लगा रही है कि दिल्ली में पानी के संकट की असल वजह पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया है। इसलिए बीजेपी ने जल मंत्री आतिशी को अनशन छोड़कर ग्राउंड पर उतरने की नसीहत दी। बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने आतिशी के अनशन पर क्या कहा, सुनिए, फिर बताऊंगा। हरियाणा को दिल्ली में पानी के संकट का जिम्मेदार ठहराने वाले केजरीवाल कैसे अपने ही पुराने बयान से एक्सपोज हो गए। प्रेस वार्ताओं से ब्रेक लीजिए। ये जो आप झूठे अनशनों पे बैठी हैं उससे ब्रेक लीजिए और ग्राउंड पर आकर अगर आप काम करें, जो वाटर लॉस है अगर उसको रोकने का काम आप करें, ये जो इलीगल टैंकर माफिया यहां पर ऑपरेट कर रहा है उसको रोकने का काम करें, तो दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरसे नहीं। आप ये भी देखिए कि जो केजरीवाल सत्ता में आने से पहले दिल्ली में पानी की समस्या खत्म करने का पूरा गणित समझाते फिरते थे, टैंकर माफिया को दिल्ली में पानी के संकट के लिए जिम्मेदार ठहराते थे, अब अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को लगता है कि यह संकट सत्याग्रह से खत्म हो सकता है। इसलिए आतिशी के अनशन के मंच पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के लोगों से पानी की लड़ाई में आतिशी का साथ देने की अपील की। संजय सिंह को सुन लीजिए, फिर आतिशी के अनशन पर दिल्ली की जनता संजय सिंह को क्या जवाब दे रही है, यह दिल्ली की पब्लिक आपको बताएगी। एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली के लोगों के लिए तरसा रहे हैं। आज उस पानी की लड़ाई के लिए आतिशी बैठी हैं। आपकी प्यास कैसे खत्म होगी, कैसे आपके हक का पानी आपको मिलेगा, इस सवाल को लेकर आतिशी बैठी हुई हैं। ये कोई अपनी लड़ाई के लिए नहीं बैठी, ये दिल्ली के करोड़ों लोगों की लड़ाई के लिए बैठी हैं। आज जिम्मेदारी है हम सबकी, दिल्ली के लोगों की, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की, वो चाहे दिल्ली का कार्यकर्ता हो या हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में भी जो कार्यकर्ता हमको सुन रहे हो। आइए हम सब मिलकर इस लड़ाई में आतिशी का साथ देंगे। संजय सिंह इसे दिल्ली के लोगों की लड़ाई बता रहे हैं और आतिशी को दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ने वाली सिपाही घोषित कर रहे हैं। लेकिन क्या दिल्ली की पब्लिक भी ऐसा ही मानती है? दिल्ली की पब्लिक क्या आतिशी जी का साथ देना चाहती है? हमने दिल्ली के लोगों से पूछा कि भाई ये पानी सत्याग्रह शुरू हुआ है, क्या कह रही है दिल्ली की पब्लिक? ये भी केजरीवाल को सुन लेना चाहिए। जेल में टीवी तो है ही, वहां देख ही रहे होंगे पाठशाला। पानी की किल्लत से जूझ रहे दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी के इस पानी सत्याग्रह पर क्या कहा है, सुनिए दिल्ली के लोगों को। सत्याग्रह करना, अनशन करना, केजरीवाल साहब का भी यही काम रहा है, तो उसी से ये सत्ता में आए थे और उसी से ही ये आज मंत्री बने। और आज मंत्री बनने के बाद आज जनता को उनकी ज़रूरत है, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पानी है, बिजली है, ये चीज़ें। और आज पानी दिल्ली राज्य में है ही नहीं पानी, तो सारी समस्याओं की जड़ तो पानी की है, जो आतिशी जी ने करना है काम, जो जल मंत्री है हमारे दिल्ली की। तो अब वो इसको छुपाने के लिए आज वो अनशन पे बैठेंगी, सत्याग्रह करेंगी, यही काम करना है उन्होंने। अब हम तो यही चाहते हैं कि वो अनशन छोड़ करके जो जरूरी काम है, जो काम पूरे करने हैं, वो काम पूरे करें। यहाँ कांग्रेस पार्टी की जो सीएम रही थी शीला दीक्षित जी, वो भी बहुत सुनवाई करती थी, पानी पर बहुत ही जल्दी एक्शन लेती थी। पानी की कोई समस्या नहीं थी उस समय में। आज पानी गंदा है, पानी पीने के योग्य नहीं है, लत्ते कपड़े धोने के योग्य नहीं है, पानी से बर्तन साफ करने के योग्य नहीं है। अब मैं WA ब्लॉक में रहता हूँ भाई साहब, और उसमें देख लीजिए सर, पानी के लिए हमने कंप्लेंट दी, आज तक वो पानी की कंप्लेंट पर कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। पानी बहुत गंदा आ रहा है। ये जो बात कर रही है बिजली और पानी, जनता को चुन करके इन नेताओं को लाया जाता है, ये राजनीति करते हैं। तो राजनीति तो करो, किंतु जनता के हित में कार्य तो करो। दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है पानी के। हमने देखे युद्ध जैसे हालात पानी के ऊपर हो रहे हैं। टैंकर आता है, ऐसे टूट पड़ते हैं पानी के ऊपर जैसे कि
अकाल पड़ा हुआ हो किसी जगह पर, तो दिल्ली देश की राजधानी है, देश देख रहा है कि दिल्ली में कैसी व्यवस्था चल रही है। आतिशी जी नेता हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे क्षेत्र से पूर्वी दिल्ली से सांसद भी लड़ी हैं, नेता हैं, उन्हें नेतागिरी करनी है, राजनीति करनी है, लेकिन जनता को सिर्फ उसकी ज़रूरत की सुविधाओं की चीज़ें चाहिए, उनको पानी चाहिए जनता को। ड्रामा है जी, पढ़ा लिखा आदमी ऐसे ड्रामा करता है, कुछ लिमिट से ज़्यादा पढ़ा और लिमिट से ज़्यादा होशियार आदमी लोग खाली ड्रामा करते हैं, वहाँ बैठ के पानी की व्यवस्था थोड़ी हो जाएगी। सर सत्याग्रह पे जो आतिशी जी बैठी हैं उनको यहाँ जुग्गी बस्ती में आके देखना चाहिए। जो सत्याग्रह असली अगर बैठना ही है तो जुग्गी बस्ती में आके इनके आसपास बैठे। 15 दिन हो गए भैंसों यहाँ पे तो कम से कम, और पानी तो बिल्कुल काला ही आ रहा है। और ये अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, उनकी सरकार जो कर रही है कि सत्याग्रह और करना, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना, एक दूसरे के ऊपर बस आरोप लगा रहे हैं, जनता मर रही है। सर केजरीवाल सरकार को 10 साल हो गए सत्ता में, ये हर साल का इशू है, गर्मी आती है पानी की कमी हो जाती है। क्या आपने 10 साल में कोई प्लान नहीं बनाया? सत्याग्रह का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि आतिशी शुरू से क्या कर रही है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। आतिशी आरोप लगा रही है केंद्र के ऊपर, और केंद्र तो सुचारू रूप से सारे देश में पानी दे रहा है। आप इसको झीलों का शहर बनाने वाले थे, आप कह रहे थे कि पूरी दिल्ली शहर में हम 20 से 30 से ज्यादा झीलें बनाएंगे और पानी रिस्टोर करेंगे, बारिशें होंगी और उसको यूज करके पब्लिक को सप्लाई करेंगे। क्या हुआ आपके उस प्लान का? सत्याग्रह सिर्फ एक पूरी नौटंकी है, सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है। उससे पानी तो हमें मिल नहीं जाएगा। जब पानी हरियाणा देता है तो उनके पास पानी नहीं पहुंचता, और जिस समय पे पानी बारिशों के टाइम पे जब ज्यादा आ जाता है तो उनके पास संभालने की जगहें नहीं है। बस यही है कि ये लोग जो है ना बिल्कुल ही ड्रामेबाज हैं। तो दिल्ली की पब्लिक कह रही है कि ये पानी सत्याग्रह के नाम पे ड्रामा चल रहा है। वो बेसिक प्रश्न पूछ रहे हैं, भाई 10 साल में आपसे समस्या हल नहीं हुई। जहां पानी आ रहा है वहां काला गंदा पानी आ रहा है, जहां नहीं आ रहा वहां तो नहीं आ रहा। फिर दिल्ली की जनता ही नहीं, इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस भी अब दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने आतिशी के अनशन को मजाक बताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सरकार ही धरने पर बैठेगी तो काम कौन करेगा, मजाक बना रखा है। ये लोग दोस्त थे अभी इलेक्शन तक, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अब हो गया, हाथ छोड़ो अपना देखो। तो वो अब कह रही हैं कांग्रेस वाली कि क्या चल रहा है, अनशन में बैठने से होगा। उधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों के बहाने आतिशी को घेरा। असल में सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें वायरल हो रही है, जिनमें एक तस्वीर में आतिशी धरने पर बैठी नजर आ रही हैं और दूसरी तस्वीर में आतिशी अनशन के लिए तैयार मन से गायब है। इन्हीं तस्वीरों का हवाला देते हुए कपिल मिश्रा ने आतिशी पर सत्याग्रह में फ्रॉड करने का आरोप लगा दिया। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि आतिशी ने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद अनशन शुरू किया और लंच टाइम से पहले खुद के मन से गायब, वह सत्याग्रह में भी फ्रॉड। अब यह कपिल मिश्रा का आरोप है। केजरीवाल सरकार दिल्ली में पानी के संकट के लिए हरियाणा सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है। ऐसे में केजरीवाल सरकार के आरोपों की सच्चाई जानना भी जरूरी है। 2021 में भी केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, यही दलील दी थी कि हरियाणा पानी कम दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जल शक्ति मंत्रालय को इस विषय में जांच के लिए कहा था। जांच हुई और पता चला कि हरियाणा की तरफ से पानी कम नहीं दिया जा रहा था। 2018 में अपर यमुना बोर्ड ने जांच की, ऐसा कुछ नहीं मिला। इस बार जब जल संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 23 मई से 12 जून के बीच हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली को दिए गए पानी का आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। आंकड़ों में साफ था कि हरियाणा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ज्यादा पानी दिल्ली को दे रहा था। 5 जून को अपर यमुना बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें सभी साथी राज्यों के अधिकारी आए थे। सबने माना कि हरियाणा ने मई महीने में आदेश से ज्यादा पानी दिल्ली को दिया। केंद्रीय जल आयोग अपर यमुना बोर्ड ने 18 जून को दिल्ली के बवाना में हरियाणा से मिलने वाले पानी को जांचा तो वहां 978 क्यूसेक पानी पाया गया, जो कि आदेश के 924 क्यूसेक पानी से 54 क्यूसेक ज्यादा था। हरियाणा सरकार भी लगातार कह रही है कि उसकी तरफ से समझौते में तय मात्रा से ज्यादा पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। इसलिए हरियाणा सरकार ने केजरीवाल सरकार को झूठे आरोप लगाने के बजाय पानी की बर्बादी रोकने के उपायों पर ध्यान देने की नसीहत दी। हरियाणा के मंत्री अभय सिंह यादव ने आतिशी के अनशन पर क्या कहा है, एक बार वो भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि यूपी में क्या चल रहा है। तो यही कहूंगा आतिशी जी को कि धरनों से पानी नहीं आता, ये धरने में जो टाइम खराब कर रही हैं, इस समय को अपने दिल्ली का आंतरिक प्रबंधन है उसको ठीक करने में लगाएं, थोड़ी मेहनत करें, बैठ के देखें कहाँ कहाँ पानी की वेस्टेज हो रही है, उसको ठीक करें तो समस्या हल होगी। 1049 क्यूसेक पानी दे रहे हैं, जबकि उसमें पानी उनका 1011 क्यूसेक के लगभग पड़ता है। यानी हर तरफ से केजरीवाल सरकार घिरी हुई है, और जब घिर गए हैं तो आरोप लग रहा है कि भैया अनशन पर बैठ गए। खैर,
अनशन से पानी की समस्या दूर तो नहीं होगी, लेकिन क्या बीजेपी की जो समस्या यूपी में है वो दूर हो रही है? और पाठशाला में अब अगली क्लास योगी, राहुल, अखिलेश तीनों के लिए यूपी का नया टेस्ट सामने आ गया है। योगी और अखिलेश का वो घमासान जिसका विनर यूपी की पब्लिक और स्टूडेंट तय करेंगे। क्या यूपी में कैसे ना अखिलेश एक कदम पीछे खींचने को तैयार है, ना योगी आदित्यनाथ। अब जरा इसका चैप्टर देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा यूपी की है। यूपी में भयंकर सियासी लड़ाई है, क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद अब दोनों तरफ कांटे की टक्कर है। भाई, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनको यूपी में बीजेपी का ग्राफ फिर ऊपर ले जाना है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जिनको अंदर से बूस्ट मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने यूपी में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। तो वो पूरा जोश में है कि अब तो मैं यूपी में 2027 में बीजेपी को खत्म कर दूंगा। तीनों, मतलब इसमें आप अखिलेश यादव के कंधे पे सवार कांग्रेस को भी जोड़ लीजिए तो राहुल गांधी भी आ जाएंगे। तो तीनों नेताओं का यूपी में अब नया टेस्ट सामने आकर खड़ा हो गया है, और यह ऐसा टेस्ट है जिसमें कोई भी अपनी 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। और इस टेस्ट के नतीजों का असर 2027 में दिखाई देगा। यह वो टेस्ट है जिसके लिए जनता के साथ खड़ा दिखने की कोशिश की जा रही है, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और इस टेस्ट का विनर यूपी के स्टूडेंट्स तय करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखें, अखिलेश यादव अब नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि भाई शानदार प्रदर्शन रहा उनका अभी इलेक्शन में, तो अंदर से जोश है, वो पब्लिक के साथ खड़े होते हुए दिखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ के बापू भवन के सामने नीट में धांधली के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से भी कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई। पुलिस ने बसेस में भरकर कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया। यानी अखिलेश यादव की पार्टी गर्मी में भी सड़क पर उतर रही है, विपक्ष की भूमिका निभा रही है, यूपी में अपनी जगह मजबूत करने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी अब पेपर लीक पर वो कानून और पॉलिसी बना रहे हैं जिससे भर्ती परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। यानी योगी और अखिलेश, जबरदस्त टसल चल रहा है दोनों की का पॉलिटिकल। दोनों तरफ से यूपी में जबरदस्त लड़ाई है सियासी, और इस लड़ाई में सरकार और विपक्ष दोनों जनता के मुद्दों पर जनता के साथ दिखना चाहते हैं। अगर पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार बोल रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो योगी सरकार भी पेपर लीक को लेकर बहुत सख्ती दिखा रही है। योगी सरकार अब सिपाही भर्ती परीक्षा फिर से करवाने वाली है, और इस बार पेपर लीक के खिलाफ भयंकर तैयारी चल रही है। पेपर लीक पर योगी सरकार कड़ा कानून लाने वाली है, और अब उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक या धांधली रोकने के लिए योगी सरकार ने नई पॉलिसी ही जारी कर दी। सीएम योगी ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर जिस नई पॉलिसी को मंजूरी दी है, उसमें क्या क्या है सुनिए। एक भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी 4 अलग अलग एजेंसीज की होगी। प्रिंटिंग प्रेस का सिलेक्शन पूरी गोपनीयता के साथ होगा। प्रिंटिंग प्रेस में स्मार्टफोन और कैमरे पूरी तरह से बैन रहेंगे। प्रिंटिंग प्रेस के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग 1 साल तक सुरक्षित रखी जाएगी। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह होंगे। यूनिक बारकोड, क्यूआर कोड, यूनिक सीरियल नंबर। ओएमआर शीट भी 3 सेट में होगी। ओरिजिनल कॉपी आयोग और बोर्ड के पास होगी, दूसरी सीलबंद कॉपी कोषागार में रहेगी, तीसरी कॉपी परीक्षा देने वाले छात्रों को दी जाएगी। एग्जाम सेंटर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से 10 किलोमीटर के अंदर होगा। छात्रों को एग्जाम सेंटर्स का आवंटन रैंडम आधार पर किया जाएगा। छात्रों को कड़ी जांच के बाद एग्जाम सेंटर के अंदर जाने दिया जाएगा। सेंटर पर ही आधार कार्ड और बायोमेट्रिक का मिलान होगा। एग्जाम सेंटर्स पर 50% स्टाफ बाहर का होगा। स्टाफ को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं होगी। यानी जहां जहां भी छेद है उसको भरने का प्रयास कर रही है योगी सरकार कि पेपर लीक रुके। उत्तर प्रदेश को सीएम योगी पेपर लीक प्रूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भर्ती परीक्षाओं को लेकर किसी तरह का कोई सवाल उठ ही ना पाए और छात्रों का करियर और भविष्य बर्बाद ना हो। इसी तरह से आप देखिए कि सीएम योगी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी सख्ती से काम कर रहे हैं। यूपी में जहां भी माफिया है, चाहे वो माफिया कोई भी माफिया, उस पर कार्रवाई चल रही है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है। जो माफिया है उनकी प्रॉपर्टी को बुलडोजर तोड़ रहा है। यूपी में सीएम योगी का धड़ाधड़ एक्शन हो रहा है, तो अखिलेश राहुल की टीम भी नतीजों के बाद आराम से नहीं बैठी है बॉस। यूपी में माहौल चेंज हो गया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी भी फुल एक्टिव है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में इन सबका अगला टेस्ट होने वाला है। दरअसल यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर बहुत जल्द उपचुनाव होने हैं, बाईपोल होने हैं, जिसके लिए सीएम योगी और अखिलेश यादव पूरा जोर लगाए बैठे। भाई इसमें जिसको ज्यादा नंबर आ गया
ज्यादा सीट आ गई, वो तो नैरेटिव सेट कर देगा। भाई अगर अखिलेश यादव जीत गए, वो कहेंगे खत्म है योगी और बीजेपी। योगी आदित्यनाथ ने सीटें ज्यादा जीत ली, वो कहेंगे कि अरे लोकसभा में जो हुआ हुआ, अब हमने फिर सेट कर दिया मामला। तो ये नैरेटिव की लड़ाई है। ये बाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले उपचुनाव सीएम योगी और राहुल अखिलेश की जोड़ी के लिए नया टेस्ट है और इसमें एक एक सीट की लड़ाई है। ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां से मौजूदा विधायकों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इन सीटों का गणित आपको बताऊंगा कि यहां किसने क्या परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन पहले यह देखिए कि उपचुनाव कहां कहां होने वाले। भाई एक तो गाजियाबाद है, जहां विधानसभा सीट से विधायक अतुल गर्ग अब गाजियाबाद के सांसद बन गए। फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल सांसद बन गए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद वही अयोध्या के सांसद बन गए हैं। करहल से अखिलेश यादव विधायक थे जो अब कन्नौज से सांसद हो गए। कुंदरकी सीट से सपा के जियाउर रहमान बर्क विधायक थे जो अब संभल से सांसद हैं। मझवा सीट निषाद पार्टी के विनोद बिंद विधायक थे जो अब भदोही से सांसद हो गए हैं। मीरापुर सीट से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे जो अब बिजनौर से सांसद हैं। कटेरी सीट सपा के लालजी वर्मा के पास थी, वो विधायक थे, अब वो अंबेडकर नगर से सांसद हैं। खैर विधानसभा सीट से बीजेपी के अनूप प्रधान विधायक थे, अब वो हाथरस से सांसद हैं। इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट में भी उपचुनाव हो सकता है क्योंकि यहां से सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है और उनकी सदस्यता जा सकती है। 6 महीने के अंदर इन सभी सीटों पर उपचुनाव कराया जाना है, यानी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों के पास इस नैरेटिव की लड़ाई को जीतने के लिए 6 महीने से भी कम का वक्त है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें किस पार्टी के पास कितनी सीटें पहले थी, अगर यह देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों यह लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है यूपी में नैरेटिव की लड़ाई को लेकर। जैसे अगर आप देखेंगे 10 सीट उपचुनाव होना है वहां पर, यह आपको यूपी का बता रहा हूं। यूपी उसमें पिछली बार किसके पास कितनी सीटें थी? सपा के पास 5 सीट थी। इसमें से इस 10 में से 5 समाजवादी पार्टी के पास थी। बीजेपी के पास 3 सीट थी। इसी तरह से निषाद पार्टी, उसके पास 1 सीट थी और आरएलडी के पास 1 सीट थी। यानी अगर आप देखिए गठबंधन के हिसाब से तो इंडी के पास 5 सीट और ये तीनों भाई गठबंधन में हैं, तो एनडीए के पास भी 5 सीट। अब आप सोचिए ये 10 सीट की उपचुनाव की लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है यूपी के लिए, जिसका 5 से 6 हुआ वो कहेगा बॉस यूपी में हमारा ही जलवा है, और जिसका 5 से 4 हुआ, चाहे वो ये हो कोई हो, वो तो भाई साहब फिर वो उसको गाड़ी अपनी संभालनी मुश्किल होगी, चाहे वो अखिलेश यादव की साइकिल हो या बीजेपी की गाड़ी हो। अब उपचुनाव में इंडी गठबंधन की क्या रणनीति होगी, इसे लेकर यूपी में चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था, विधानसभा चुनाव को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। अब विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस तरह से गठबंधन आगे बढ़ाते हैं, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हाई है, वो अपनी शर्तों पर गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में 1 सीट से 6 पर आ गई और इससे कांग्रेस का भी जोश हाई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर अभी से खींचतान की खबरें आ रही हैं। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 सीटें गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा दे सकते हैं। पश्चिमी यूपी की इन दोनों ही सीटों पर 2022 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस उपचुनाव में 5 सीटों की डिमांड कर सकती है, जबकि इन 10 सीटों में से एक भी कांग्रेस के पास नहीं थी। कांग्रेस फूलपुर, मीरापुर, खैर, मझवा और गाजियाबाद सीट मांग सकती है। ये 5 ही सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 2022 में जीती थी। भाई कांग्रेस कहेगी तो आप तो पिछले बार 5 ही ना जीते थे, तो 5 हमको दीजिए। अखिलेश यादव चाहेंगे कि भाई उनका मोमेंटम बना हुआ है, वो 5 को 8 करें, तब तो वो यूपी में 2027 के लिए मैसेज देंगे, तो इसीलिए अनबन की स्थिति बन सकती है। अखिलेश यादव कांग्रेस को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 सीटें दे सकते हैं, लेकिन पूर्वांचल में कांग्रेस की एंट्री अखिलेश को मंजूर नहीं, जबकि कांग्रेस का दावा है कि वो समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीटों को छोड़कर बीजेपी की सीटों पर दावा ठोक रही है। अब ऐसे में सीटों को लेकर समझौता कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है। इसके अलावा उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर और भी चर्चाएं हो रही। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने सीटों को लेकर एक कंडीशन भी रख दी है। चर्चा यह है कि समाजवादी पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र में भी
अब चुनाव लड़ना चाहती है। इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी दोनों राज्यों में कुछ सीटें चाहती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में सीटें मिलने पर ही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बात मानेगी, यह कहा जा रहा है। अगर हरियाणा महाराष्ट्र में सीट नहीं तो यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन भी खटास में पड़ सकता है। यानी यूपी की यह लड़ाई है तो बहुत दिलचस्प, लेकिन योगी आदित्यनाथ और बीजेपी से लड़ाई लड़ने से पहले सपा और कांग्रेस को अपने अंदर की लड़ाई भी सुलझानी होगी। पर होगा जबरदस्त चुनाव। पाठशाला में अब आपको एक और जबरदस्त चीज दिखाता हूं, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। सामने आ गया एक और शीश महल, 407 करोड़ में बना 12 बेडरूम वाला नया शीश महल, आपके होश उड़ा देगा। देखिए जरा, एक शीश महल तो आपने अरविंद केजरीवाल का देखा था, 8-8 लाख के पर्दे, कौन भूल सकता है ये शीश महल। 4-4 लाख के कमोड, करोड़ों का मार्बल, 5 स्टार 7 स्टार होटल फेल हो जाए ऐसा शीश महल केजरीवाल जी ने बनवाया था। भले ही आजकल वो अपने शीश महल में नहीं बल्कि तिहाड़ में 14x8 के सेल में रहना पड़ रहा हो, लेकिन केजरीवाल जी का शीश महल जिसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रही। केजरीवाल का शीश महल तो कोई भूल नहीं सकता, लेकिन आज आपको एक और शीश महल दिखाने जा रहा हूं। यह भी एक मुख्यमंत्री ने बनवाया था। फर्क बस इतना है कि यह मुख्यमंत्री अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, और यह शीश महल दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली से बहुत दूर आंध्र प्रदेश में बनवाया गया था। केजरीवाल का शीश महल तो सबने देखा, लेकिन इस नए शीश महल को देखेंगे तो केजरीवाल के शीश महल की यादें ताजा हो जाएंगी। इस शीश महल पर भी पानी की तरह पैसा बहाया गया और इस शीश महल को बनवाने के लिए पहाड़ तक काट दिया गया। 500 करोड़ रुपए फूंक दिए गए लगभग, और फिर जाकर यह आलीशान शीश महल बना। तो एक केजरीवाल जी वाला शीश महल तो आपने देखा है, अब आपको दूसरा शीश महल दिखाता हूं जो केजरीवाल जी का नहीं है लेकिन एक व्यक्ति का है जो मुख्यमंत्री रहे। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक खूबसूरत पहाड़ी पर बनी व्हाइट हाउस जैसी शानदार इमारत है। लोकेशन देखिए बॉस, समंदर के किनारे इस तरह की लोकेशन के लिए अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स और बड़े बड़े उद्योगपति मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। इस इमारत को बनाने के लिए इस पहाड़ी के निचले हिस्से को प्लेन यानी समतल किया गया। इसके लिए बहुत से पेड़ों को काटा गया। आंध्र प्रदेश की सत्ता में आई टीडीपी का आरोप है कि यह पूरा निर्माण पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के आदेश पर किया गया। यह इमारत बाहर से जितनी शानदार है अंदर से भी बहुत भव्य है, अभी सब दिखाऊंगा। यानी दिल्ली का शीश महल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बनवाया। आंध्र प्रदेश का यह शीश महल जिसे अभी अंदर से दिखाऊंगा, उसे बनवाने का और जनता के पैसे को उड़ाने का आरोप आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर लग रहा है। आरोप है कि शीश महल को पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के कहने पर बनवाया गया और इसे बनाने का काम बहुत गुपचुप तरीके से हुआ। किस तरह से यह शीश महल बनवाया गया और इसके अंदर किस तरह से पानी की तरह पैसा बहाया गया, आप सुनिए, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और कानों पर यकीन नहीं होगा। विशाखापट्टनम के रूषिकोंडा पहाड़ी को काटकर यहां पर 3 आलीशान लग्जरी बिल्डिंग बनाई गई हैं, जिसे रूषिकोंडा रिजॉर्ट का नाम दिया गया है। यह रिजॉर्ट 1,41,433 स्क्वायर मीटर में बना है और इसमें 12 बेडरूम है। 12। जगन सरकार ने इस पर लगभग 407 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा इंटीरियर डिजाइन में 33 करोड़ रुपए और लैंडस्केपिंग में 50 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी इस तरह इसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपए बैठती है। आरोप है कि रिजॉर्ट में 2-2 लाख रुपए की कीमत वाले 200 झूमर लगे हैं और महंगी कलरफुल एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं। यहां बने बाथरूम में से कुछ का एरिया 480 स्क्वायर फीट तक है। बाथरूम से लेकर पूरे रिजॉर्ट में सेंट्रली एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया गया है। आपको रूषिकोंडा पैलेस के अंदर का भी नजारा दिखाता हूं, जिसे दुनिया दूसरा शीश महल बता रही है। इसे देखकर आपको केजरीवाल का शीश महल याद आ जाएगा। कैसे पब्लिक का पैसा फूका गया था वो यादें ताजा हो जाएंगी, और कैसे पब्लिक के पैसे से नेता अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, इमारतें बनाते हैं जो शीश महल दिखती हैं, उसकी एक और मिसाल है ये। इस पूरे रूषिकोंडा पैलेस में गैलरी से लेकर हॉल तक चमकदार इंपोर्टेड मार्बल लगा है। देखिए जरा, पैलेस के फर्श को डिजाइनर बनाने के लिए अलग अलग तरह का संगमरमर बाहर से मंगवाया गया। बिल्डिंग के हर हिस्से के लिए फर्श का डिजाइन अलग अलग थीम पर तैयार किया गया। इस पैलेस में सबसे ज्यादा चर्चा इसके बाथरूम की हो रही है। कई बाथरूम का साइज एक कमरे वाले घर से भी बड़ा है। इसमें जो बाथटब लगाया गया है
उसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। 40 लाख का बाथटब होने का आरोप लग रहा है बॉस। इसके अलावा बाथरूम में जो कमोड लगाया गया, इसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें भी केजरीवाल के शीश महल की तरह ऑटोमेटिक सिस्टम वाला कमोड लगा है, जिसमें गर्म और ठंडे पानी की सुविधा है। कमोड की जो सीट है उसका टेम्परेचर जो है वो सेट किया जा सकता है। अच्छा, केजरीवाल जी कहेंगे कि उनके शीश महल तो 4 लाख में तो 4 लाख वाला कमोड लगा था, यहां तो देखिए 12 लाख वाला लग गया। लेकिन लगा तो पब्लिक के ना पैसे से सर। इस बिल्डिंग में 3 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में होम थिएटर सिस्टम लगा हुआ है ताकि सरकारी मीटिंग्स के दौरान वीडियो प्रेजेंटेशन देखी जा सके। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि इस इमारत को टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन टीडीपी का आरोप है कि इस बिल्डिंग में इतने बड़े मीटिंग हॉल की क्या जरूरत पड़ी। यह सब जगनमोहन रेड्डी की सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ऋषिकोंडा पैलेस को लेकर असली विवाद यह है कि इसे आंध्र प्रदेश की जगन सरकार ने सीएम जगनमोहन रेड्डी के रिजॉर्ट के रूप में तैयार करवाया था ताकि अपनी छुट्टी के दौरान सीएम साहब यहां रहकर अपनी सरकार चला सकें। उनसे मिलने आने वाले मंत्री, जिलाधिकारी या दूसरे अधिकारी यहां जरूरत पड़ने पर रुक सकें। टीडीपी का आरोप है कि शुरुआत में जगन सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सरकारी होटल का नाम देकर शुरू किया, लेकिन जब विवाद बढ़ गया तो इसे टूरिज्म विभाग की इमारत का नाम दे दिया गया। टीडीपी का यह भी आरोप है कि इस प्रॉपर्टी को जगन रेड्डी के लिए कैंप कार्यालय के तौर पर बनाया गया। इस रिजॉर्ट के लिए पहाड़ी पर बने एक पुराने ग्रीन रिजॉर्ट को तोड़ा गया, जिससे सरकार को हर साल 8 करोड़ रुपए तक की कमाई होती थी। जगन सरकार ने रिजॉर्ट को लेकर अदालत को गुमराह किया। शुरुआत में राज्य सरकार ने इसे एक होटल बताया, इसके बाद सीएम कैंप ऑफिस कहा और प्रोजेक्ट बता दिया गया। इसके अलावा निर्माण लागत को छुपाने का आरोप है। निर्माण के ठेके जगन के समर्थकों को देने का आरोप है। यह भी आरोप है कि 95 करोड़ रुपए 95 करोड़ रुपीस केवल जमीन को समतल करने पर खर्च हुआ है। इसके अलावा आसपास के इलाके को सुंदर बनाने के लिए 21 करोड़ रुपए खर्च हुए। सबसे बड़ी बात, निर्माण के दौरान बिल्डिंग को छिपाने के लिए 20 फीट की बैरिकेडिंग लगाई गई, यह भी आरोप लगा। और सबसे बड़ा आरोप यह है कि बिल्डिंग का आलीशान इंटीरियर बनाने का सारा काम सुप्रिया रेड्डी नाम की एक महिला को देने का आरोप है, जो जगन के विश्वास पात्र और आईटी सलाहकार देव रेड्डी श्रीनाथ की पत्नी बताई जाती है। अब टीडीपी इस पूरे रिजॉर्ट के निर्माण की हाई लेवल जांच कराने की तैयारी कर रही है। खुद जगन मोहन रेड्डी की बहन और कांग्रेस नेता वाईएस शर्मिला भी जांच की मांग कर रही हैं। यानी एक और शीश महल जो सवालों के घेरे में है, एक और शीश महल जो आपको दिखाता है कि पब्लिक नेताओं को चुनकर भेजती है कि हमारा काम करो, और नेता वहां पब्लिक के पैसे से मार्बल बिछवा रहे हैं, लाखों के कमोड लगा रहे हैं, लाखों का बाथटब लगा रहे हैं, लाखों के करोड़ों के जो हैं वो अपने घर बनवा रहे हैं और इस तरह का सेटअप तैयार कर रहे हैं। चाहे दिल्ली